ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? क्या वायु में होता है, जल में होता है, स्टील में होता है या निर्वात में होता है? तो साथियों आप लोगों को बताना है कि जो ध्वनि का वेग होता है वो किस में अधिक होता है। तो ध्वनि की वेग की बात करेंगे दोस्तों तो स्टील में, या यहाँ पर ठोस दिया रहता तो ठोस हो जाता हमारा क्या, तो सबसे ज़्यादा जो है ठोस या स्टील में हो जाएगा। ठीक है, वही सबसे कम की बात किया जाएगा या एकदम शून्य की बात किया जाएगा तो निर्वात हो जाएगा। ठीक है साथियों, ध्वनि का जो वेग होता है वो निर्वात में नहीं होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन सी को करेंगे। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? क्या बैगनी की, लाल की, हरा की या लाल की? ठीक है दोस्तों, तो जो तरंग दैर्ध्य है वो लाल कलर की सर्वाधिक होती है, जबकि बैगनी कलर में दोस्तों ये न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर सबसे कम पूछा है तो हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा, तो बैगनी कलर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है? या दाब से, घनत्व से, आर्द्रता से या तापमान से? तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है दोस्तों वो किससे स्वतंत्र होता है दोस्तों, तो वो होता है दाब से। किससे साथियों, तो उसका जवाब हो जाएगा दाब। यानी कि 3 नंबर प्रश्न का हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। प्रश्न है 4 दोस्तों, कह रहा है कि प्राथमिक रंग है इसमें से किसको कहा जाता है? क्या पीला हरा नीला को, लाल हरा नीला को, नीला लाल बैगनी को, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं साथियों कि जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ये सभी प्रश्न जो है रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर साथियों अगर हम देखेंगे प्राथमिक रंग की दृष्टि से, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, पीला हरा और नीला। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है? क्या 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -4 मीटर या 10 की पावर -5 मीटर? तो साथियों यहाँ परमाणु की आप लोगों की त्रिज्या पूछा है, या हाइड्रोजन की भी त्रिज्या पूछता है दोस्तों, तो प्रश्न का आंसर दोनों सेम हो जाता है। हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 की पावर -10 मीटर। ख्याल कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर जो यूनिट हो वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर में हो जाएगा तो डिजिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है। अगर आपसे पूछ लेगा यहाँ पर परमाणु की त्रिज्या पूछता है, तब तो ये हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगर वो नाभिक का पूछेगा दोस्तों तो हमारा 10 की पावर -15 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेगा, अगर वो नाभिक का पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 की पावर -15 मीटर हो जाएगा। तो दोनों प्रश्न अलग अलग तरीके से बनते हुए दोस्तों, और दोनों प्रश्नों का जो जवाब है साथियों वो अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। परमाणु की त्रिज्या पूछेगा तो 10 की पावर -10 मीटर, नाभिक का पूछेगा तो 10 की पावर -15 मीटर होगा। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 6 आ गया है हमारा। कह रहा है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है? क्या निकोटीन, एस्प्रिन, फिनॉल या ग्रेफाइट? तो बताइए दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि तंबाकू में विषैला पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो साथियों हम लोग प्रश्न नंबर 6 का क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। वही ग्रेफाइट की बात करेंगे साथियों, तो क्या है, तो हमारा कार्बन का एक अपर रूप है। चलिए साथियों बता दीजिए कि कैफीन कहाँ पाया जाता है? क्या तंबाकू में, आलू में, कॉफी में या पालक में? तो पालक में तो बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आयरन पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है दोस्तों, कैफीन कहाँ पाया जाएगा प्रश्न नंबर 7 में, तो वो कॉफी में पाया जाता है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि तंबाकू तो नहीं होगा। नहीं साथियों, जो कैफीन है कॉफी, देख रहे हैं यहाँ से सेम सेम कुछ मिल भी रहा है, कैफ कॉफी। ठीक, तो आप लोग तंबाकू की तरफ मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कैफीन में हमारा किस में पाया जाता है, तो कॉफी में। चलिए प्रश्न नंबर 8 है हमारा, एवोगाद्रो संख्या का मान होता है? क्या 6.022 के गुणे 10 के पावर -23, 6.022 गुणे 10 के पावर 23? आप ये भी देखिएगा कहाँ पर माइनस दिया है कहाँ पर प्लस दिया है, दोनों में वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6.022 गुणे 10 के पावर -19, और डी कह रहा है कि 6.022 गुणे 10 के पावर 19। तो साथियों एक एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो हमारा जो पॉजिटिव वाले में मान है 10 की पावर 23, ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। एक बार आप डिजिट फिर से देख लीजिए साथियों, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मोल संख्या वाले में भी परमाणु में जो उसमें याद करने के लिए जरूरत पड़ जाता है इसका। कह रहा नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 9, 0, 2.4, 7.0? तो 9.0 होगा या 0 होगा या 2.4 होगा या 7 होगा? तो 9 का प्रश्न क्या हो जाएगा सही साथियों, जो नींबू का रस होता है वो अम्लीय रूप में होता है, यानी कि क्या हो जाएगा तब 2.4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, वही 7 की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उदासीन में हो जाएगा। ये NaCl जैसे में NaCl का पूछेगा पीएच मान तो 7 हो जाएगा। कह रहा है दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक, ब्यूटरिक, साइट्रिक या फार्मिक? तो प्रश्न नंबर 10 है, और बताइए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछता है दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और ये
सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सभी परीक्षाओं में अब पूछे जा रहे हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 10 की बात किया जाएगा दोस्तों तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। नींबू में कौन सा, तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। फार्मिक की बात करेंगे दोस्तों तो चींटी के डंक में फार्मिक पाया जाता है। वही टार्टरिक की बात करेंगे दोस्तों तो इमली पाया जाता है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, क्या जिंक का है, तांबे का है, अब्रक का है या एल्यूमिनियम का है। तो चलिए साथियों फटाक से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 हमारा कह रहा है कि बॉक्साइट का अयस्क वो पूछ रहा है। तो साथियों हम लोग ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 का क्या करेंगे, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12 हमारा कह रहा है कि पीतल मिश्र धातु है, तांबा और टीन का, तांबा और जस्ता का, जस्ता और एल्युमिनियम का, तांबा और लोहा का। तो साथियों पीतल, ठीक है, वो किसका मिश्र धातु है, यानी किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो हो जाएगा तांबा और जस्ता। किससे किससे मिलकर बना है दोस्तों, तो तांबा और जस्ता इसका सही जवाब होगा, यानी कि 12 नंबर का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पारा का अयस्क है गैलेना, कैलोमाइट, सिनेबार या पेटसाइट। तो पारा का अयस्क क्या होगा तो साथियों, तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा, क्या करेंगे, तो पारा एचजी का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सीने बार इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अयस्क से संबंधित भी प्रश्न याद करना है कि कौन से अयस्क का, कौन से धातुओं का कौन सा अयस्क होता है। जैसे एल्युमिनियम का क्या है, तो बॉक्साइट है। लोहे का क्या होता है, इन सभी का जो है पूछता है। यूरेनियम का अयस्क क्या है, ब्रॉन्ज, यानी कि जिसे आप लोग कांसा बोलते हैं हिंदी में, एक मिश्रण है कॉपर एवं लेड का, कॉपर एवं आयरन का, जिंक एवं टीन का, कॉपर एवं टीन का। तो 14 नंबर में क्या बताएंगे साथियों, कॉपर और टीन। तो कॉपर और टीन किसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, तो कॉपर और टीन का। प्रश्न 15 हमारा बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है, बेसेमर प्रक्रम। ठीक है, ऑप्शन हमारा देख लीजिए, क्या टीन बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है या हाइड्रोजन। प्रश्न हमारा बेसेमर प्रक्रम को वो पूछ रहा है। तो 15 नंबर में हम लोग ऑप्शन नंबर सी चलेंगे। बेसेमर प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग इस्पात का उत्पादन करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, कि कांच निम्नलिखित का मिश्रण है, किसका मिश्रण है कांच। क्या क्वार्ट्ज और अभ्रक का, बालू और सिल्ट का, बालू और सिलिकेट का, डिकैराकी में से कोई नहीं। तो बालू और जो सिलिकेट का मिश्रण होता है दोस्तों वो कांच होता है। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, तो बालू और जो सिलिकेट का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं, लोहा का शुद्धतम रूप है, क्या स्टील है, पिटवा लोहा है, ढलवा लोहा है या स्टेनलेस स्टील है। तो 17 नंबर का क्या सही जवाब होगा साथियों, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो दोस्तों जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो क्या हो जाएगा, तो हमारा सबसे शुद्ध लोहा होगा। और यहाँ पर जो पिटवा लोहा है साथियों, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं जो पिटवा लोहा है वो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप में गिना जा सकता है या जाना जा सकता है। प्रश्न नंबर 18, अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है, हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, सीडेराइट से या आयरन पायराइट से। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, जो लोहे का जो ये सब क्या है, हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, ये सब लोहे का क्या है अयस्क है। तो आप लोग ऑप्शन को ना देखिए, इसके अयस्क की तरीके से इसे आप याद करिए कि लोहे का अयस्क कौन कौन सा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का अब जवाब दीजिए कि क्या सही जवाब होगा कि लोहे का जो है अधिकांश भाग किससे प्राप्त किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही जवाब हो जाएगा हेमेटाइट। क्या होगा साथियों, तो हेमेटाइट इसका सही जवाब होगा। एक ऑप्शन डी दिया है दोस्तों, कह रहा है कि आयरन पायराइट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मूर्खों का सोना बोलते हैं। आयरन पायराइट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो मूर्खों का सोना को आयरन पायराइट के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है साथियों कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था, नायलॉन, रेयान, टेरिकॉट या पॉलिस्टर। तो बताइए दोस्तों मानव द्वारा निर्मित कौन सा रेशा है इसमें से सबसे पहला। तो 19 में हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही जवाब करेंगे, नायलॉन। क्या होगा साथियों, तो नायलॉन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, गन पाउडर किसका मिश्रण है, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, चारकोल और सोडा का, सल्फर, रेत, पोटेशियम और चारकोल, सल्फर, चारकोल, कार्बन और क्या कह रहा है नाइट्रोजन का। तो साथियों बताइए कि इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा। तो गन पाउडर में कौन कौन सा पाया जाता है, प्रश्न नंबर 20 है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 20 साथियों है वो गन पाउडर के मिश्रण के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे सल्फर है, चारकोल है और सोडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गन धातु में होता है कापर, टीन, निकिल, एनबी, टीन, एन, कॉपर, एसएन, जेडएन। तो साथियों बताइए कि गन धातु में क्या पाया जाता है। तो कॉपर की बात किया जाएगा दोस्तों, तो 21 नंबर में हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ चले जाएंगे, कॉपर, एसएन और जिंक। जिंक, कॉपर और टीन की मदद से हम लोग गन धातु पाते हैं। चलिए आगे प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, टाका जिससे हम सोल्डर से बनी मिश्र धातु है, रांगा और तांबा, सीसा और तांबा, रांगा और सीसा, सीसा और टी। तो 22 नंबर में क्या करेंगे साथियों, तो सीसा और टी। क्या हो जाएगा सोल्डर का, तो सीसा और टी। ठीक है, पीबी
और एस एन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो पीबी प्लस एस एन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या ओस्मियम। तो साथियों बताइए सबसे भारी धातु 23 नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी सही जवाब हो जाएगा। एल्युमिनियम को हम लोग ग्रीन धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, वही भविष्य की धातु पूछेगा दोस्तों तो हम लोग यूरेनियम को बोलेंगे। भविष्य का धातु कौन है तो यूरेनियम, और ग्रीन धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन में शामिल है। ठीक है साथियों, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में कौन सा शामिल है तो बताइए 24 नंबर में क्या हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। क्या हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है, क्या पिट होगा, लिग्नाइट होगा, बिटुमिनस होगा या एंथ्रेसाइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है तो कोयले के एक प्रकार है। ठीक है, और उसमें से सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है तो साथियों तो हमारा एंथ्रेसाइट जो कोयला है 25 नंबर का ऑप्शन जो डी में लिखा गया ये सबसे शुद्धतम कोयले के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 देख लीजिए साथियों की सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ पूछ रहा है साथियों, और आपसे कह रहा है कि वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 26 का सबसे कार्बनिक जो पदार्थ पूछा है इसमें तो 27 के पहले जो प्रश्न नंबर 26 है हमारा तो ऑप्शन क्या होगा तो सी हो जाएगा, प्रोटीन। उसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों तो प्रोटीन। पायरेक्स कांच मुख्यतः है, क्या साधारण कांच है, उष्मा प्रतिरोधी कांच है, उष्मा अवशोषक कांच है, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 27 में हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही जवाब करेंगे, उष्मा प्रतिरोधी कांच। क्या होगा साथियों तो उष्मा प्रतिरोधी कांच इसका सही जवाब होगा। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तांबे का है, चांदी का है, मैग्नीशियम का है या लोहे का है। तो प्रश्न नंबर 28 का क्या होगा जवाब साथियों बताइए तो 28 नंबर हम लोग जो मेलाकोनाइट है वो तांबे का खनिज है, यानी कि 28 नंबर का हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है, पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन या हेक्सेन। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, जो पेट्रोल का मुख्य संगठक में है दोस्तों वो कौन सा है तो ऑक्टेन इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है गो दूध में पीलेपन का कारण क्या है, क्या रिब्यूलोज है, लैक्टिक एसिड है, कैरोटीन है या पैक्टीन है। तो दूध में जो पीलापन है गाय के जो दूध में वो पीलापन किसके कारण होता है साथियों तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है कैरोटीन के कारण होता है। पेट्रोलियम में का जटिल मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन का, एथिलीन और इथेन का, साइमोजिन और एथीन का, रिगोलिन और हेक्सीन का। तो प्रश्न नंबर 31 में क्या होगा दोस्तों तो पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है तो प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होगा साथियों 31 का ऑप्शन है प्रोटेन और ब्यूटेन। प्रश्न नंबर 32 से एसिड बदलता है, जो अम्ल होता है वो किस में बदलता है, क्या नीले लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीले में, लिटमस का रंग नहीं बदलता है, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर में क्या करेंगे साथियों तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्ल क्या करता है तो नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। वही अगर यहाँ पर क्षार को पूछता है तो लाल लिटमस को क्या करता है तो नीले में बदलता है। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, इक्वारेजिया में, डी कह रहा है एसिटिक अम्ल में। तो साथियों 33 नंबर का क्या हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो सोना होता है वो जल के साथ तो अभिक्रिया करता नहीं है दोस्तों, तो किसके साथ घुलता है तो इक्वारेजिया के साथ। क्या होता है दोस्तों तो वह पदार्थ कौन सा है तो इक्वारेजिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है साथियों कह रहा है कि एमिनो अम्ल मिलते हैं स्टार्च में, वसा में, तेल में या प्रोटीन में। तो अमीनो अम्ल की बात किया जाएगा दोस्तों तो प्रोटीन में मिलते हैं, यानी कि 34 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। एपी कल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, लाख का कीट पालन से, रेशम का कीड़ा से। तो जो एपी कल्चर है दोस्तों वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्या है तो मधुमक्खी पालन से है। वही रेशम की बात किया जाएगा दोस्तों तो सेरी कल्चर हो जाएगा, मछली पालन की बात किया जाएगा दोस्तों तो पीसी कल्चर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा 35 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, विषाणु के द्वारा, क्या हैजा होगा, टिटनेस होगा, पोलियो होगा या गुनेरियो होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 36 का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है दोस्तों तो
हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा पोलियो। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो पोलियो इसका सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलिस द्वारा, नर एनाफिलिस के द्वारा, एड्स एजिप्ट के द्वारा या क्यूलेक्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो 37 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों से को बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्या बताना साथियों कमेंट बॉक्स में कि मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो साथियों ये था आज का हमारा प्रश्न, कैसा लगा आप लोगों को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब लाइक और दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। हमारा ऑप्शन है दोस्तों अमाशय, बी कह रहा है गुर्दा, सी कह रहा है कि फेफड़ा और डी क्या कह रहा है कि आंत। तो दोस्तों बताइए कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो कि टाइफाइड से प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा आंत। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा आंत। वही अगर निमोनिया की बात करेगा दोस्तों कि निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा क्या हो जाता तो फेफड़ा हो जाता। ठीक है दोस्तों, तब क्या हो जाता तो फेफड़ा हो जाता। वो पीलिया से पूछेगा तो लीवर हो जाएगा। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है, क्या मलेरिया है, टीबी है, प्लेग है या टाइफाइड है। तो दोस्तों आप लोगों को जल से दूषित होने वाली और प्रदूषित भोजन से दूषित होने वाले रोग, इन सभी रोगों को भी जानकारी रखना जरूरी हो गया है, परीक्षाओं में पूछते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है इसमें से। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा दूसरे नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरे नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा टाइफाइड। क्या होगा साथियों, तो टाइफाइड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की तरफ कि कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को, क्या ट्यूकेमिया को, ल्यूकोमिया को, प्यूकोमिया या ग्लूकोमिया। तो साथियों कैंसर जो है वो अस्थिमज्जा के ल्यूकोमिया भाग को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला सही जवाब होगा ल्यूकेमिया। क्या होगा दोस्तों, तो ल्यूकोमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्यूपेंसर में अधिक प्रचलित है भारत, अमेरिका, चीन या जर्मनी। तो एक्यूपंक्चर में कौन सबसे ज्यादा प्रचलित में है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 4 का क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा चीन। क्या होगा साथियों, तो इसका सही जवाब चीन सही जवाब हो जाएगा। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों और इसका ऑप्शन देख लीजिए, स्मॉल पॉक्स, पम्प्स, रेबीज, मीसल्स, पम्प्स, रबेला, मम्प्स और दो ऑप्शन एक साथ दे दिया रेबीज, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है मीसल्स, पम्प्स और रूबेला, इन सब में MMR का टीका लगाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 साथियों कह रहा है कि एड्स का अर्थ है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 कि एड्स का अर्थ यानी कि एड्स का आपसे फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है, क्या एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम और डी कह रहा है एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो साथियों 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला जो देख रहे हैं दोस्तों एड्स का ये फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, तो ए से एक्वायर्ड होगा, आई से इम्यूनो होगा, डी से डिफिशियंसी होगा और एस से क्या हो जाएगा, तो सिंड्रोम हो जाएगा। साथियों यहाँ पर एड्स से होने वाला जो रोग है जो HIV हो जाता है, और HIV क्या है इसका आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। इसके लिए दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है, आप लोगों को एलिसा का भी फुल फॉर्म बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है, फ्लैजिला, एट्रिक्स, प्लास्ट या सिलेंड्री। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 है, आप लोगों को बताना है कि जीवाणुओं में रोम जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, रोम जैसी संरचना। तो प्रश्न नंबर 7 साथियों ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा फ्लैजिला। क्या होगा साथियों, तो फ्लैजिला सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है, H2SO4, HCl, SNO3, H3PO4। तो 8 का क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि जो अम्ल के पेट में जीवाणुओं का नाश कौन करता है, तो अम्ल क्या हो जाएगा, तो HCl यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 की बात किया जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इसे बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी या स्यूमेटिज्म, और डी क्या कह रहा है कि रक्त का नहीं जमना। क्या दोस्तों, रक्त का नहीं जमना। तो क्या हो जाएगा इसका 9 का हीमोफीलिया क्या है, तो यही रक्त का नहीं जमना ही क्या है, तो रोग है। हीमोफीलिया में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता है। एक्यूपंक्चर क्या है, इससे पहले हमने बताया था किस देश में सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो क्या यह हृदय के एक रोग है, ट्यूब और टायर की सफाई है, सुइयों के माध्यम से उपचार है या उपज
संवर्धन है। तो सुइयों के माध्यम से एक उपचार है। क्या है साथियों? तो सुइयों के माध्यम से यह एक उपचार है, यानी कि 10 का क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, देखते हैं कि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। ठीक है, सबसे पहले डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये जान लीजिए कि ये क्या है, तो बैक्टीरिया से होने वाली रोग है। किससे? तो जीवाणुओं से होने वाली रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से। तो डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होती है, क्या आंखें होती हैं, गला, यकृत या अग्नाशय? प्रश्न नंबर 11 है साथियों, डिप्थीरिया रोग जो है वो गले से संबंधित है, यानी कि जो प्रभावित अंग होगा वो क्या हो जाएगा? तो गला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गला हो जाएगा। वही अगर किसी को पीलिया रोग हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? तो यकृत अंग जो है प्रभावित होता है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है हृदय को, फेफड़े को, प्लीहा को या वृक्क को? प्रश्न नंबर 12 का है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जो मलेरिया होता है वो प्लीहा को प्रभावित करता है। मलेरिया क्या करता है दोस्तों? तो वह प्लीहा को प्रभावित करता है। निमोनिया क्या करता है दोस्तों? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रभावित अंग भी बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों। एड्स में डी का तात्पर्य है डिसीज, डिफॉर्मिटी, डिफिशियंसी या डिसेबिलिटी? तो क्या होगा साथियों? तो डिफिशियंसी इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? ठीक है साथियों, आप लोगों को बताना जो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा है वो किस अंग का रोग है? क्या गले का है, यकृत का है, आंत का है या आंख का है? तो ग्लूकोमा और ट्रोकोमा की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये आंख से संबंधित बीमारी है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि क्या करेंगे? तो प्रश्न नंबर 14 का हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। ठीक है, एक बार आप फिर से याद कर लीजिए कि प्रभावित अंग टाइफाइड से आंत होता है, यकृत की बात किया जाएगा तो पीलिया हो जाएगा, और फेफड़ा रहेगा तो निमोनिया, जो निमोनिया की वजह से फेफड़ा होता है। मलेरिया रहेगा तो प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? तो प्लीहा हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 15 हमारा कह रहा है कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या गुर्दा? तो 15 नंबर में भी क्या करेंगे दोस्तों? तो हम लोग यकृत को सही जवाब करेंगे। ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस का संबंध पेट के रोग से, पीलिया से है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा यहाँ पर? तो यकृत से संबंधित हो जाएगा। कह रहा है कि डैश 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 दिया है, रोग पानी के माध्यम से होता है, टाइफाइड, प्लेग, मलेरिया या हैजा? तो इसमें से ऐसा कौन सा रोग है दोस्तों साथियों कि इसमें से जो है पानी के माध्यम से ये फैलता है? तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हैजा हो जाएगा। 16 नंबर का डी का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, हैजा। चलिए, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, प्याज है, प्रकंद है, बल्ब है, ट्यूबर है या कॉर्न है? तो 17 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, बल्ब। अदरक होता है रूपांतरित, क्या मूल का, मूल मतलब यहाँ जड़ से है, पत्ती, प्रतान या तने से? तो 18 नंबर में क्या करेंगे दोस्तों? अदरक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, तने का है। बांस किस कुल का पौधा है? वृक्ष में आता है, घास में आता है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 19 नंबर जो बांस है दोस्तों वो घास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? तो घास के अंतर्गत आता है, यानी कि 19 नंबर का हम लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, सामान्य चीनी जिसे केन शुगर कहते हैं किसे कहते हैं? सुक्रोज को, लैक्टेज को, माल्टोज को या फ्रक्टोज को? तो 20 नंबर का दोस्तों क्या हो जाएगा? जो सामान्य चीनी होता है वो हमारा क्या होता है? तो उसे हम लोग सुक्रोज कहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? तो सुक्रोज, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। नाशपाती का खाने योग्य भाग है गुद्देदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों या कली? तो 21 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो गुद्देदार पुष्पासन होता है वो नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं साथियों कि जो 21 का है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। साथियों यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कुछ डाउट हो साथियों तो जरूर आप लोग बताइएगा, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? बीजपत्र, भ्रूणपोष व भ्रूण, मांसल पुष्पासन या रसदार रोम? तो 22 नंबर का साथियों क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मांसल पुष्पासन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 से दोस्तों कह रहा है कि आलू उदाहरण है रूपांतरित जड़ का, रूपांतरित पत्ती का, रूपांतरित तने का या डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं? तो साथियों 23 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये रूपांतरित तने का ही उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? तब सी करेंगे इसका सही जवाब। काली मिर्च पादप है, क्या वृक्ष है, लता है, झाड़ झंखाड़ है या झाड़ी है? तो 24 नंबर में क्या बताएंगे दोस्तों? जो काली मिर्च पादप होता है वो झाड़ी के रूप में होते हैं, यानी कि 24 का क्या करेंगे? तो ऑप्शन डी सही जवाब करेंगे। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? फूल से, फल से, तना से या पत्ता से? तो किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है साथियों? तो 25 नंबर में क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब करेंगे, तना। तने से हम लोग जूट की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो सी सही जवाब हो जाएगा। रंजक व खाद्य पदार्थों बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैरामल का,
कार्नोलाइट का, ब्रेसिंग का, ये डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा दोस्तों, जो रंजक वह खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो कैरामल ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 27, हमारा कपास प्राप्त होता है तने से, पत्तियों से, बीज से या जड़ से। तो कपास जो है वो बीज से प्राप्त होता है। प्याज प्रवर्तित रूप है तने का, जड़ का, पत्तियों का या फल का। तो साथियों प्रश्न नंबर 28 है, प्याज अदरक की सब किसके अंतर्गत आलू आते हैं, तो तने के अंतर्गत आते हैं। प्याज हो, अदरक हो या आलू हो। हल्दी भी किस में आता है, तो तने के अंतर्गत आता है। होमोसोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये साथियों सभी लोग जानते हैं कि आप लोग बताइए क्या बाघ का होगा, मेढक का होगा, मनुष्य का होगा या गुलाब का होगा। तो साथियों होमोसोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसलिए 29 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही जवाब करेंगे। टारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, नेटम से, माइकम से, देवदार से या चीड़ से। तो जो टारपीन का पेड़ होता है साथियों, पेड़ टारपीन का जो तेल होता है वह किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो 30 नंबर का क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, चीड़। क्या होगा दोस्तों, तो चीड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। लौंग प्राप्त होता है जड़ से, तने से, पुष्पकलिका से या फल से। 31 का क्या करेंगे दोस्तों, जो लौंग प्राप्त होता है वो पुष्पकलिका से सही जवाब होगा, ऑप्शन सी सही जवाब। शहद का मुख्य घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो 32 में क्या करेंगे साथियों, जो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। जो शहद का मुख्य घटक है वो फ्रक्टोज को बोला जाता है। रेबिस के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो रेबिस के टीके की खोज किसने किया था दोस्तों, तो लुई पास्चर ने, यानी कि ऑप्शन क्या करेंगे तब साथियों, बी सही जवाब करेंगे। ठीक है दोस्तों। चेचक की पूछेगा दोस्तों तो एडवर्ड जेनर हो जाएंगे, और रेबिस का पूछेगा तो लुई पास्चर हो जाएंगे। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, पानी के बिना पौधे की वृद्धि, आवाज का पानी के साथ संबंध, और डी कह रहा है कि पानी के तकनीक का संरक्षण से। ठीक है साथियों। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 34 है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। क्या हो जाएगा साथियों, तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट, अमोनिया, लाइम का सुपर फास्फेट या यूरिया। तो 35 में क्या करेंगे दोस्तों साथियों, तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, यूरिया। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है दोस्तों, तो यूरिया हो जाएगा। बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है, नाइट्रेट का, पोटास का, फास्फोरस का या कैल्शियम का। तो 36 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे, पोटास का। बीज की बुआई के समय दोस्तों सामान्यतः किस उर्वरक का, तो पोटास का वो प्रयोग हम लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, उर्वरक में क्या नाइट्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है या क्लोरीन नहीं होता है। तो दोस्तों उर्वरकों में कौन सा नहीं होता है दोस्तों, तो क्लोरीन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन का होता है तो अनुपस्थित होता है कि असत्य फल उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि असत्य फल उत्पन्न होता है किसमें, क्या पुष्पक्रम से, अंडक से, अंडाशय से या बीजांड से। तो दोस्तों चारों ऑप्शन है और आप लोगों को बताना है जो फास्ट फ्रूट होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पुष्पक्रम हो जाएगा, यानी कि पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में ऐसा प्रश्न हमेशा देखेंगे तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार असत्य फल और सत्य फल से प्रश्न पूछा गया है। इसलिए इस वीडियो में हमारा पहला ही प्रश्न क्या हो गया है, तो असत्य फल से संबंधित हो गया है। इसके आगे वाला प्रश्न आप लोगों को सत्य फल से देखने को मिलेगा, जो कि दूसरा आप लोगों को दिख रहा होगा कि सत्य फल की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है दोस्तों, क्या परागकोश से होगा, अंडाशय से होगा या अंडक से होगा या बीजांड से। अभी आपने असत्य फल को जाना कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, दूसरे प्रश्न में आप लोग जानेंगे कि सत्य फल की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो जो सत्य फल की उत्पत्ति होती है दोस्तों वो होती है अंडाशय से। कहाँ से दोस्तों, तो अंडाशय से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा जो कि फिजिक्स से संबंधित है दोस्तों, कह रहा है कि कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जो नेत्र वाला चैप्टर होता है फिजिक्स में, उसमें ये टॉपिक आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, हृदय, वृक्क जिसे गुर्दा बोलते हैं हम लोग, कान, और सी कह रहा है कि नेत्र। तो कार्निया जो है किस अंग का भाग है दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नेत्र से संबंधित हो जाएगा, या नेत्र का ही भाग होता है। ठीक है दोस्तों, कार्निया का ही जो है अदला बदली की जाती है, जो नेत्रदान किया जाता है दोस्तों तो कार्निया का ही किया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही पुराना प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, क्या आयोडीन,
विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी? तो बताइए दोस्तों, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे घोंघा रोग से। तो घोंघा रोग किसकी कमी से दोस्तों? तो आयोडीन की कमी से, यानी कि 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों। अभी हमने बताया है कि प्रत्यारोपण में कौन नेत्र के कौन सा अंग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कार्निया। ऑप्शन ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा, कार्निया का ही प्रत्यारोपण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब सभी लोग यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइए। प्रश्न 6 कह रहा है कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, यकृत कह रहा है, अमाशय कह रहा है, अग्नाशय कह रहा है, डी कह रहा है कि पित्ताशय। तो बताइए दोस्तों कि 6 का क्या हो जाएगा सही जवाब? तो 6 में किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है दोस्तों? तो 6 का हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, यकृत। क्या होगा दोस्तों? तो यकृत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, ऑप्थाल्मिक संबंधित है नाक से, मुंह से, जीभ से या आंख से? तो 7वां का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, आंख से। ऑप्थाल्मिक का संबंध किससे है दोस्तों? तो आंख से हो जाएगा। मशरूम से बहुतायत में मिलता है प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मशरूम से हमें क्या मिलता है दोस्तों? इसे आप लोगों को बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 है, तो मशरूम में सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? तो प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन 8 का क्या करेंगे? तो हम लोग ए सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, कह रहा है कि अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं किसमें? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से या दूध से? शाकाहारी में पूछ रहा है दोस्तों कि प्रोटीन किसमें सर्वाधिक पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दालों से। ठीक है दोस्तों, वैसे नॉर्मली प्रश्न पूछेगा प्रोटीन सब सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन हो जाएगा। यहाँ शाकाहारी का दिया है और सोयाबीन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, दालों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है क्या? मार्फिन है, निकोटीन है, हीरोइन है या क्विनीन है? तो तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, ऐसा कौन सा केमिकल है दोस्तों जो कि तंबाकू में पाया जाता है? तो आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग चले जाएंगे, निकोटीन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो निकोटीन इसका सही जवाब होगा। प्रश्न 11 है, कह रहा है कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? ठीक है, क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो कौन सा ऐसा विटामिन है दोस्तों जो कि यकृत में संचित किया जा सकता है दोस्तों? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए को हम लोग संक्रमण रोधी विटामिन के भी नाम से जानते हैं। ए का नाम जो है रासायनिक नाम दोस्तों हो जाएगा रेटिनाल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो रेटिनाल। बी का वही थायमिन होता है, सी का स्कारबिक एसिड होता है, और आप लोगों को डी का बताना है कि क्या हो जाएगा। तो डी का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कैल्सीफेरॉल हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये चारों का आप लोगों को रासायनिक नाम भी याद करना है। ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का स्कारबिक और डी का क्या हो जाएगा? तो कैल्सीफेरॉल सही जवाब होगा। तो प्रश्न नंबर 11 का तो ऑप्शन ए वाला ही सही जवाब होगा। चलिए 12 देख लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? क्या उंगलियों में, मस्तिष्क में, छाती पर या कशेरुकाएं में? तो प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, सर्वाधिक हड्डियों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो 12 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, उंगलियों में। ठीक है, वही आप लोगों को बता दें दोस्तों कि पूरे शरीर में 206 हड्डियां होती है। वही खोपड़ी की बात किया जाए दोस्तों तो 29 हड्डियां होती हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उंगलियों में कितने होते हैं। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? 4 मांसपेशियों के, 6 मांसपेशियों के? ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि 8 मांसपेशियों के, और डी कह रहा है कि 10 मांसपेशियों के। तो किसके होता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 8 मांसपेशियों के इसका सही जवाब होगा। क्वाशियोरकर तथा मरस्मस, ठीक है दोस्तों, बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैलोरी, क्लोरीन, प्रोटीन, डी कह रहा है कि फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकर तथा मरस्मस जो है प्रोटीन की कमी से होने वाली रोग है। किसकी कमी से दोस्तों? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, यानी कि 14 का क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 14 का क्या होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, डायबिटीज का कारण है इंसुलिन की कमी, पस की कमी, लार की कमी या लौह की कमी? तो प्रश्न नंबर 15 के क्या सही जवाब होगा दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो मधुमेह का कारण जो है वह इंसुलिन की कमी है। चलिए, खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है? तो विटामिन सी जिसे स्कैर्बिक रोग होता है, विटामिन के जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा, विटामिन ए जिससे रतौंधी हो जाता है, विटामिन डी जिससे रिकेट्स रोग हो जाता है। तो सभी रोगों का मतलब सभी विटामिनों की कमी से होने वाले रोग को भी याद करना है। सभी विटामिनों का आप लोगों को रासायनिक नाम भी याद करना है दोस्तों। कुछ प्रमुख स्रोत होते हैं, जैसे गाजर होता है विटामिन ए से, विटामिन डी में आप लोग सूर्योदय ये
सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं। तो कुछ जो प्रमुख स्रोत होते हैं किसी किसी विटामिन का, वो आप लोगों को याद करना है। और विटामिन का जो शब्द है वो फंक के द्वारा दिया गया था, खोज जो है फंक के द्वारा किया गया था, वो भी याद कर लेना। यानी कि विटामिन से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आप लोगों को, बस यही ABCDE के 6 विटामिन के रासायनिक नाम याद कर लेने हैं, और 6 के क्या करना है, तो आप लोगों को होने वाले रोगों को याद कर लेना है बस। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है अंडा में, हरी सब्जी में, दूध में, और डी कह रहा है कि सेब में। तो सबसे अधिक लोहा कह सकते हैं कि आयरन, तो आयरन सर्वाधिक किसमें पाया जाएगा दोस्तों, तो हरी सब्जियों में पाया जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी सही जवाब हो जाएगा। पूछेगा दोस्तों दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं पाया जाता है, तो आयरन नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जबकि आयरन दूध में नहीं पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 18 हमारा कह रहा है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। क्या दमा होगा, एनीमिया होगा, हेमोफीलिया होगा, या पोलियो होगा। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो हीमोफीलिया इसको हम लोग शाही रोग कहते हैं। क्या रोग कहते हैं दोस्तों, तो शाही रोग के नाम से इसे जाना जाता है। एनीमिया जो रक्त की अल्पता यानी रक्त की कमी को हम लोग क्या कहते हैं, तो एनीमिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वही पोलियो से जो ग्रसित होने वाला अंग है दोस्तों, वो है लीवर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, तो लीवर हो जाएगा इससे ग्रसित अंग। आज ये दोस्तों एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होने वाला रोग क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा दमा। क्या होगा दोस्तों, तो रोग दमा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है। एंटीटॉक्सिन क्या टिटनेस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, या फिलेरियोसिस के लिए। प्रश्न नंबर 19 से दोस्तों बहुत ही दमदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का जवाब जरूर, कि कह रहा है कि एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन जो है किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा जवाब टिटनेस के लिए। ठीक है दोस्तों, टिटनेस के लिए एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता, कलर ब्लाइंडनेस, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और डी कह रहा है कि परेसबायोबिया। ठीक है दोस्तों, परसाइबोबिया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 का आप लोग सही जवाब दीजिए। जो कलर ब्लाइंडनेस है, अंधापन है दोस्तों, इस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा था हमारा, कि कह रहा था कि सत्य फल की उत्पत्ति कहाँ से होती है। उससे आप लोग अपने दिमाग में रिवाइज कर लीजिए। उत्तर हमने सही बताया है, उत्तर को बदलने के लिए हमने नहीं बताया है। मेरा पूछने का तात्पर्य यह था कि आप लोगों को प्रश्न का उत्तर याद है कि नहीं। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, सत्य फल की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वही असत्य फल की उत्पत्ति कहाँ से होती है। इसे भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। विडॉल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है। क्या मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, और डी कह रहा है कि पित्त-ज्वर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो विडॉल टेस्ट है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विडॉल टेस्ट से हम लोग क्या देखते हैं, तो टाइफाइड का पता करते हैं। वह एलिसा टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, तो एड्स का पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, ठीक है, तो किसकी है। एस्टिगेमिट्स कानों की, आंखों की, नाक की, या गले की। ठीक है दोस्तों, तो कुछ रोग हैं जो कि नेत्र से संबंधित हैं, उससे आप लोगों को जरूर याद करना है। आंखों से 2 रोग इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल गया। एक एस्टिगमेटिस, एक इससे पहले भी मैंने बताया, वो भी आंखों से संबंधित था। नहीं याद है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक करके जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। इस प्रश्न का भी जवाब क्या हो जाएगा, आंखों से ही। तो आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिए, आंखों से संबंधित जो रोग हैं उसको आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करते हुए कहीं आप कॉपी पे नोट कर लीजिए कि ये आंखों से संबंधित बीमारी है। क्योंकि रेलवे की परीक्षाओं में देखेंगे तो रोग से संबंधित आंख के जो रोग हैं वो बहुत ज्यादा ही पूछे गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 22 के बाद हम लोग अपने पहले आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 23 नंबर, कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। जॉन्स सॉल्ट, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर, या रॉबर्ट कोच। तो चेचक के टीके का खोज सबसे पहले किसने किया था। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ड जेनर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही पोलियो का अगर पूछता तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, सॉल्ट वाला ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पर चेचक का जवाब पूछा है दोस्तों, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किया गया था। यानी कि 23 का हम लोग ऑप्शन सी की तरफ चलेंगे। मवेशियों में अर्गेडिज्म रोग होता है जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, कवकों के द्वारा, या कीटों के द्वारा। तो बताइए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 24 में हम लोग ऑप्शन नंबर सी करेंगे, जो मवेशियों में अर्गेडिज्म होता है, अर्गोडिज्म रोग कोको के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ORT किस रोग उपचार से संबंधित है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, ORT। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न हमारा क्या था, फिर से आप एक बार देख लीजिए दोस्तों, यही पूछा था ओआरटी रोग परख का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का है ओआरटी का संबंध, क्या रक्तता से है, बेरी से है, कैंसर से है, या डी कह रहा है कि अतिसार। प्रश्न नंबर हमारा 25 था, यहाँ पर लिख लीजिए प्रश्न नंबर क्या, 25। ठीक है दोस्तों, तो 25 में हम लोग ऑप्शन नंबर डी करेंगे, अतिसार। ओआरटी का रोग उपचार क्या है दोस्तों, तो वो अतिसार है, अतिसार इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, एचआईवी। ठीक है दोस्तों, कैंसर से संबंधित है, प्लेग से, हेपेटाइटिस से, डी कह रहा है कि एड्स से। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को एचआईवी से संबंधित रोग, तो यहाँ पर तो आप सभी लोग जान जाएंगे कि क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एड्स इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो एड्स इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा सवाल यहाँ है कि एचआईवी का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है, तो एचआईवी का आप लोगों को फुल फॉर्म अपने दिमाग में दौड़ा लेना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 हमारा कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, या फेफड़े को, जीभ को, यकृत को, या श्वास नली को। तो जो निमोनिया रोग है उसके द्वारा हम लोगों का फेफड़े का अंग प्रभावित होता है। किसका दोस्तों, तो फेफड़े का। वही अगर पीलिया पूछता दोस्तों तो हमारा यकृत हो जाता। ठीक दोस्तों, पीलिया पूछता तो क्या हो जाता हमारा, यकृत सही जवाब हो जाता। पूछता कि पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया हो जाएगा। टाइफाइड से पूछेगा कौन सा अंग प्रभावित होगा दोस्तों, तो आंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ प्रश्न होते हैं जो कि प्रभावित अंग से पूछते हैं, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। निमोनिया किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, या वायरस। तो प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, बताइए निमोनिया किसके कारण होता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बैक्टीरिया, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ दोस्तों, कह रहा है रिकेट्स है एक मांसपेशियों की बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है, खून की बीमारी है, या टिश्यू उत्तकों की बीमारी है। तो इस प्रश्न का तो हमें लगता है आप लोग सभी लोग जवाब दे देंगे। जो रिकेट्स है वो हड्डियों की बीमारी है, विटामिन डी की कमी से यह रोग उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, तो रिकेट्स क्या है, तो एक बीमारी है हड्डियों की। ठीक है, इसका उपचार विटामिन डी की जो स्रोत है उसे ज़्यादा से ज़्यादा दें। प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, क्या कैंसर के इलाज में, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी, हेपेटाइटिस ए, इससे क्या होता है हमारा, तो यकृत प्रभावित होता है। क्या होता है दोस्तों, तो यकृत यानी कि पीलिया रोग, अर्थराइट्स यानी कि हड्डियों से संबंधित रोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, जो कीमोथेरेपी है दोस्तों, उसके साथ हम लोग कैंसर का इलाज करते हैं। इसका दोस्तों तो कैंसर का इलाज किया जाता है, यानी कि 30 का ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। स्पॉन्डिलिटिस, ठीक है दोस्तों, या स्पॉन्डिलाइट्स बीमारी किससे प्रभावित करती है, एक अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। स्पॉन्डिलाइट्स क्या दोस्तों, स्पॉन्डिलाइट्स किससे प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 31 है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या फेफड़ा होगा, किडनी होगी, मेरुदंड होगा, या मस्तिष्क कोशिकाएं होंगी। तो क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, मेरुदंड। क्या होगा दोस्तों, तो मेरुदंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, एथलीट फुट रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से, या निमार्थड से। डी ऑप्शन तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ से दिया, निमार्थड से। तो 32 का बताइए दोस्तों, तो एथलीट जो फुट है वो फंगस से होता है, यानी कि 32 का क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, तो बी वाला सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है, ट्राइकोटिनेक्स, ट्राइकोमोनेस होमिनिस, या कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी। तो दोस्तों जो ये सी वाला ऑप्शन दिया यही सही जवाब हो जाएगा। जो टिटनस रोग है कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी जीवाणु से होता है, 33 का सी सही जवाब होगा। टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, क्या रिंगवर्म, लॉगजा, टिनिटस, या एथलीट फुट। तो जो टिटनेस बीमारी है दोस्तों वो लॉक्सा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, टिटनेस बीमारी जो है वो लॉक्सा के नाम से भी जाना जाता है। इसी वीडियो में आप लोगों को हमने बताया है कि टिटनेस के लिए कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, टिटनेस के लिए कौन से इंजेक्शन का लगाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 35 है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया लुई पास्चर ने, लुएन हॉक ने, हेर्बर्ट सेनर ने, या जॉन सॉल्क ने। तो 35 नंबर का क्या करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी सही जवाब हो जाएगा, लुएन हॉक। लुएन हॉक ने सबसे पहले ही जीवाणुओं का पता लगाया था, यानी कि तब क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि साइंस से संबंधित लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने खोजी थी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, क्या न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने, या आर्किमिडीज ने। तो 36 का क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही जवाब करेंगे, आर्किमिडीज ने। न्यूटन ने किसकी खोज की थी दोस्तों, गति के नियम से संबंधित है। राइट ब्रदर्स की बात किया जाए दोस्तों तो वायुयान की खोज की थी। गैलीलियो की बात किया जाएगा दोस्तों तो जड़त्व का नियम और दूरबीन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ ऑप्शन के हिसाब से एक्सप्लेनेशन। प्रश्न नंबर 37 है, आखिरी प्रश्न है, जो विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न, सस्ता सा प्रश्न, एक सरल सा प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। ऑप्शन नहीं बताएंगे, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, उत्तर इसका हम नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इनका संश्लेषण होता है
गोल्जी काय में, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और डी कह रहा है कि सेंट्रोसोम पर। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो किस में होता है। तो प्रश्न नंबर 1 का क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कहाँ पर दोस्तों, तो राइबोसोम में। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोला जाता है दोस्तों, तो राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या बोला जाता है दोस्तों, तो पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि पहले प्रश्न का क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है उत्सर्जन से, प्रासरण से, श्वसन से, और डी कह रहा है कि पाचन रस से। तो बताइए दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध इसमें से किससे है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो श्वसन से है। किससे दोस्तों, तो श्वसन से है। यानी कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न अगला हमारा तीसरा कह रहा है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। क्या केंद्रक के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा, हरितलवक के द्वारा, या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं हम लोग, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे बोलते हैं हम लोग, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और ऊर्जा किस रूप में होता है दोस्तों, तो एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा किस रूप में होती है, तो एटीपी के रूप में होती है। पादप कोशिका में डीएनए होता है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, क्या हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, डी कह रहा है कि सभी में। तो बताइए दोस्तों कि पादप कोशिका में हमारा डीएनए किस में होगा। क्या हरितलवक में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, डी। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि डी सही जवाब हो जाएगा सभी में। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन डी वाला सही जवाब हो जाएगा। 4 का डी सही जवाब होगा सभी में। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है हमारा, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लसिका कोशिका किस में बनती है। क्या यकृत में, दीर्घअस्थि में, अग्नाशय में, या तिल्ली में। तो 5 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी दीर्घअस्थि में लसिका की कोशिका का निर्माण होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्या ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, डार्विन और वैलेस ने, मेंडल और मॉर्गन ने, स्लाइडन और स्वान ने, डी कह रहा है कि टैक्सले ने। तो 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो कोशिका का सिद्धांत है दोस्तों वो किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दोस्तों, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। यानी कि 6 नंबर प्रश्न का कोशिका और सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले थे दोस्तों वो कौन थे, तो स्लाइडेन एवं स्वान। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, और डी कह रहा है कि तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो दोस्तों जो 7 नंबर हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तरुण पुष्प कलिकाओं में। ऑप्शन किसके तरफ जाएंगे हम लोग दोस्तों, तो 7 नंबर प्रश्न में ऑप्शन डी की तरफ हम लोग चले जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन जो है वह तरुण पुष्प कलिकाओं में होता है। ठीक है, एटीपी का निर्माण होता है राइबोसोम में, गाल्जुकाय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो एटीपी का निर्माण है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है दोस्तों, किसमें होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यानी कि 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा। वही इसकी फुल फॉर्म की बात किया जाएगा दोस्तों एटीपी का, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। फिर से सुनिएगा, ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। गाय के दूध में, बकरी के दूध में, स्त्री के दूध में, डी कह रहा है कि सभी में। तो क्या हो जाएगा, लैक्टोज जो शक्कर का प्रतिशत था वो सभी में लगभग सही है, अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है जीवाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो 10 का क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। विषाणुओं के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है, यानी कि विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। चलिए 10 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है। बत्तख, डोडो, ऑस्ट्रिच, या मोर। तो सबसे ज्यादा दिन तक कौन सा जीवित रहने वाला है दोस्तों पक्षी, तो 11 में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रिच। क्या होगा दोस्तों, तो ऑस्ट्रिच इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 12 हमारा, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। मैमेलिया का है, यूथेरिया का, प्रोटेथेरिया का, या कैरपेरा का है। तो 12 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैमेलिया का है। चमगादड़ किसका है दोस्तों, तो मैमेलिया का है। यानी कि 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्रकृमि से, या प्रोटोजोआ से। तो दोस्तों बताइए एथलीट जो फुट है वो किससे होता है, तो फफूंद के कारण होता है। किससे दोस्तों, तो फफूंद की वजह से होता है। यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 हमारा दोस्तों, लीची में खाने जाने वाला भाग्य है। ठीक है दोस्तों, जो लीची का हम लोग भाग खाते हैं उसमें से कौन सा खाने वाला भाग है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, एरिल, एंडोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प। तो बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का क्या हो जाएगा, तो हमारा जो लीची में खाने योग्य भाग है उसे हम लोग एरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो एरिल के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। यानी कि 14 का हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही जवाब करेंगे। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाए जाते हैं
प्लीहा में, पैंक्रियाज में, यकृत में या पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो बताइए दोस्तों, लैंगरहंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? प्रश्न नंबर 15 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी द पैंक्रियाज में। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लैंगरहंस की जो द्वीपिकाएं पाई जाती हैं वो पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, यानी कि 15 में हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही जवाब करेंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, एंड्रियोस बिसेलियस। तो प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 16 में हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही जवाब करेंगे, विलियम हार्वे। क्या होगा दोस्तों? तो विलियम हार्वे इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विषाणु की खोज की थी हेल्डन ने, हक्सले ने, इवानोव्स्की ने या एम्पिडोल्फ्स ने? तो विषाणु की खोज की बात किया जाएगा दोस्तों, इवानोव्स्की के द्वारा विषाणु की खोज किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? तो इवानोव्स्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, कह रहा है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है मम्प्स, हाइड्रोफोबिया, चेचक, डी कह रहा है कि पीलिया। तो कुत्ते के काटने पे कौन सा रोग होता है, उत्पन्न होता है दोस्तों? तो हो जाएगा हमारा हाइड्रोफोबिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया के अंतर्गत आदमी क्या होता है? तो जल से उसको डर लगता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, जीवाणु की। हमने इससे पहले बैक्टीरिया ये वायरस का बता दिया, विषाणु का इवानोव्स्की। अब पूछ रहा है कि जीवाणु की खोज क्या रॉबर्ट कॉक ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने या लुएन हॉक ने? तो 19 का हम लोग क्या करेंगे, जीवाणु की खोज की बात किया जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले लुएन हॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। वही विषाणु की बात किया जाएगा दोस्तों, तो इवानोव्स्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 20 हमारा, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में, डी कह रहा है कि स्तंभ कंद में। तो प्रश्न नंबर 20 ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो बी से जवाब हो जाएगा, जो शकरकंद में भोजन है वह जड़ों में संग्रहित होते हैं। हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? जड़, प्रकंद, कंद, डी कह रहा है कि फल। तो प्रश्न नंबर 21 में क्या हो जाएगा दोस्तों? हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा हिस्सा हो जाएगा? तो प्रकंद, यानी कि 21 का ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। लिम्फोसाइट रक्षा करती है विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से या श्वेताणुओं से? तो प्रश्न नंबर 22 का देखिए दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी से जवाब करेंगे, रोगाणुओं से। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? तो रोगाणुओं से इसका सही जवाब हो जाएगा। आपातकालीन ग्रंथि है एड्रीनल, अग्नाशय, थाइमस, डी कह रहा है कि थायराइड। तो आपातकालीन इमरजेंसी ग्लैंड किसे बोला जाता है दोस्तों? 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए से जवाब हो जाएगा। एड्रीनल को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड या आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का? तो ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा, एड्रीनल। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन, थाइमिन, स्कॉर्बिक अम्ल, डी कह रहा है कि साइनोकोबाल्मिन। तो पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है दोस्तों? तो बताइए, तो 24 नंबर में हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे, नियासिन। क्या होगा दोस्तों? तो नियासिन। आपको बताना नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और दोस्तों एक प्रश्न ऐसा होगा जो हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो हो सकता है कि सबसे आखिरी प्रश्न हो या आखिरी से एक आध प्रश्न पहले मैं भी बता सकता हूँ कि ये आपके लिए होमवर्क है, जिसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड? तो क्या हो जाएगा दोस्तों मास्टर ग्रंथि का किसे बोला जाता है दोस्तों? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, यानी कि 25 का क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही जवाब करेंगे। प्रश्न 26 कह रहा है कि रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? लीहा को, यकृत को, लाल अस्थिमज्जा को, डी कह रहा है कि फेफड़े को। तो जो रक्त का कब्रगाह है दोस्तों वो प्लीहा को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, रक्त का जो कब्रगाह है वो प्लीहा को बोला जाता है। वह इसका जो निर्माण है वो अस्थिमज्जा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 27 से, कि कह रहा है कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा खनिज है दोस्तों जो कि बहुतायत शरीर में पाया जाता है? प्रश्न नंबर 27, तो कौन सा होता है दोस्तों? तो कैल्शियम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो कैल्शियम बहुतायत मात्रा में शरीर में पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है कि अनुवांशिकी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, लड़का पैदा होगा जब यक्ष यक्ष गुणसूत्र होंगे? नहीं, ये तो लड़की पैदा होगी। वाई वाई गुणसूत्र पैदा मिलेंगे तब? नहीं। एक्स वाई गुणसूत्र, जी हाँ, एक्स वाई जब गुणसूत्र मिलते हैं दोस्तों तो एक लड़के का जन्म होता है, जबकि एक्स और वाई मिलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएंगे? लड़के का। और एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की की जन्म होगी। चलिए प्रश्न नंबर 29 है, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है क्या? यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, एमिनो अम्ल होता है या अमोनिया होता है? तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है दोस्तों? 29 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, यूरिया। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों प्रश्न आगे की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन दर सबसे कम होती है किसमें? भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय?
तो 30 नंबर का क्या होगा दोस्तों, तो नींद में खर्राटे भरते समय श्वसन की दर में कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। न्यूक्लियस की खोज की थी श्वास ने, रॉबर्ट क्लार्क ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या लुएल हॉक ने। तो न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो रॉबर्ट ब्राउन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा नाभिक की खोज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है, पेरिस में, लंदन में, लागोस में या इटली में। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो लंदन में है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, क्या लखनऊ में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है या चेन्नई में है। तो प्रश्न नंबर 33 का क्या होगा साथियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो लखनऊ में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 34 से दोस्तों, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, फेफड़ों में बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीला या धमनी। तो प्रश्न नंबर 34 से दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा, दायां अलिंद। जो फेफड़ों में रक्त पहुंचाने का काम करता है दोस्तों दायां अलिंद के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 से, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तवारी या बिंबाणु। प्रश्न नंबर 35 का क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं से रक्षा प्रतिरक्षा की बात करेगा दोस्तों, तो WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, तो 35 में आप लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 36 है, कह रहा है कि वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है, क्या जलवाष्प है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए दोस्तों वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 36 पे क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, डिम्ब, पीयूष, थायराइड या एड्रीनल। तो सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 37 में ऑप्शन नंबर बी से जवाब हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि का नाम आता है। प्रश्न नंबर 38 से दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 98.6 फारेनहाइट, 36.9 फारेनहाइट, 97.6 फारेनहाइट या 98.9 फारेनहाइट। तो प्रश्न नंबर 38 का क्या करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए से जवाब हो जाएगा, 98.6 फारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, 38 में ऑप्शन ए से जवाब करेंगे। पर दिख रहा है कि एवोगाद्रो संख्या का मान होता है, ऑप्शन ये देख लीजिए दोस्तों, 6.023 गुणे 10 के पावर 22। बी कह रहा है कि 6.03 गुणे 10 के पावर 23, 6.23 गुणे 10 के पावर 24 और डी कह रहा है कि 6.23 गुणे 10 के पावर 25। तो अवोगाद्रो जो संख्या होता है दोस्तों उसका मान कितना होता है ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है उसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी सही जवाब हो जाएगा। इससे आप लोग देख लीजिए दोस्तों, चारों ऑप्शन में 6.03 तो दिया है, लेकिन यहाँ पर जो घात दिया है वो 23 रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, घात कितना रहना चाहिए, तो 23 रहना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न दूसरा हमारा कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा, डी कह रहा है कि एम्पियर। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों, तो पारसेक हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पारसेक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष है 9.46 गुणे 10 के पावर 9 मीटर, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। सी कह रहा है कि 9.46 गुणे 10 के पावर 18 मीटर और डी कह रहा है कि 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। प्रश्न नंबर 3 का देख रहे हैं दोस्तों, दो ऑप्शन जो है वो सेम सेम आ गया है, लेकिन इससे आप घबराना नहीं है। 9 दशमलव ये सेम सेम नहीं, ये अलग है दोस्तों। 9.046 दिया है, जबकि यहाँ पर 9.46 दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होगा। यहाँ पर दोस्तों जो मिस्टेक से आ गया 18, यहाँ घात में 18 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या 2.642, 1.1642, 2.2442, 2.2341। तो 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है, तो 4 में हमारा क्या होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, 0.2642। कितना हो जाएगा, तो 0.2642। एक फर्मी में कितना मीटर होता है, 10 के पावर -12 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -18 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, एक फर्मी में कितना मीटर होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर -15 मीटर। क्या होगा, तो 10 के पावर -15 मीटर, यानी कि 5 का क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही जवाब करेंगे। अच्छा देख लीजिए, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं रिचर्ड डे, वाल्टर, जॉन नेपियर, डी कह रहा है कि बॉडसा। तो 6 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है, तो जॉन नेपियर है। कौन दोस्तों, तो जॉन नेपियर, यानी कि 6 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लैंक या कूलम्ब।
तो 7वां में क्या करेंगे दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्स प्लांक के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है क्वांटम सिद्धांत, यानी कि 7 का क्या हो जाएगा तब हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन और डी कह रहा है कि मेगाफोन। तो वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है दोस्तों, तो वो हाइग्रोमीटर है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हाइग्रोमीटर, यानी कि 8 का क्या करेंगे तो हम लोग ऑप्शन बी से जवाब करेंगे। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, बी कह रहा है 10⁻⁻8 मीटर, सी कह रहा है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और डी कह रहा है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि पहला वाला सही जवाब होगा। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह को दिए गए वेग पर। तो क्या होगा दोस्तों 10 का हमारा, तो कक्षा की त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कक्षा की त्रिज्या हो जाएगा, यानी 10 का हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा है उसमें क्या है तो स्थितिज ऊर्जा है, यानी कि 11 का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होगा 12 नंबर। तो क्या 50% बढ़ जाएगा, बी कह रहा है कि 50% घट जाएगा, सी कह रहा है कि 125% बढ़ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों 125% बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तो 125% बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में, डी कह रहा है कि गैस में। तो किस में हो जाएगा दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। तो 13 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए से जवाब हो जाएगा सभी माध्यम में। 13 का क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है तो सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 14 किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता। अनुप्रस्थ तरंग पानी में, हवा, लोहा में, हवा में, पारा में। तो बताइए दोस्तों किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो वह है हवा में, यानी कि हवा हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 15 हमारा है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है प्रत्यास्थ गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सी कह रहा है कि जड़त्व गुण, डी कह रहा है कि प्लांक नियतांक। तो 15 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पनडुब्बी आधारित है न्यूटन के प्रथम गति के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो पनडुब्बी किस नियम पर आधारित है, तो 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसके दोस्तों, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित होता है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफी दूर तक फैला होता है, समुद्र में ज्वार भाटा होता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के घनत्व से क्या होता है तो अधिक होता है। ठीक है, तो हमारा 17 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम। तो क्या होगा दोस्तों 18 में, तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है दोस्तों, अपश्रव्य क्या हो जाएगा, तो 20 हर्ट्ज से कम। वही श्रव्य को पूछेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और पराश्रव्य वही पूछेगा तो क्या हो जाता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, डी कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो जो है ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा तो आधा हो जाएगा, यानी कि 19 का क्या हो जाएगा तब हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि तरंगे है क्या अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय है, या डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो 20 में क्या करेंगे तो हम लोग दोस्तों ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे अनुदैर्ध्य। अगर पूछेगा प्रकाश कौन सा तरंग है तब हो जाता हमारा क्या, तब अनुप्रस्थ तरंग हो जाता। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है, 3 गुनी होती है, या चौथाई होती है। तो जो फोकस दूरी होती है एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, तो r/2 होता है, यानी कि त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। यह बराबर क्या होता है तो r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है तो फोकस, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा। तो उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो 22 में क्या करेंगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सही जवाब करेंगे, काल्पनिक और सीधा। क्या करेंगे दोस्तों, तो काल्पनिक और सीधा। प्रकाश तरंग उदाहरण है
ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, पराबैंगनी तरंग का। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो किसका हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है अवतल, उत्तल और उभयोतल। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी से जवाब हो जाएगा, फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है दोस्तों? तो उत्तल लेंस होता है। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, ई बराबर एमसी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने, एनरिको फर्मी ने। तो 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा, आइंस्टीन ने। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आइंस्टीन के द्वारा। 26 में देख लीजिए दोस्तों, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में। डी कह रहा है कि रेडियम में। तो 26 का क्या करेंगे दोस्तों? तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी प्लूटोनियम। क्या होगा दोस्तों? तो प्लूटोनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च नम्यता, उच्च गलनांक। तो बताइए दोस्तों 27 नंबर में क्या करेंगे दोस्तों? तो निम्न गलनांक। फ्यूज के पदार्थ का क्या होना चाहिए दोस्तों? तो निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन क्या करेंगे? तो 27 में हम लोग ऑप्शन नंबर बी से जवाब करेंगे। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? एक्स किरण की, पराबैंगनी किरण की। डी कह रहा है कि अवरक्त किरण की। तो 28 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो आवृत्ति अधिकतम किसकी होती है? तो अवरक्त किरणों की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो आवृत्ति अधिकतम होती है किसमें? तो डी वाला ऑप्शन, अवरक्त तरंग। प्रश्न 29 हमारा, ऊर्जा का क्षय कम होता है दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो सबसे क्षय कम होता है वो किसमें होता है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए वाला सही जवाब हो जाएगा, दिष्ट धारा में। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, दिष्ट धारा। चलिए प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, स्वप्रेरण। डी कह रहा है अन्योन्य प्रेरण। तो 30 में क्या करेंगे दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी करेंगे, चुंबकीय प्रेरण। क्या होगा दोस्तों? तो चुंबकीय प्रेरण सही जवाब होगा। प्रश्न 31 से, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो घरेलू प्रकाश होते हैं दोस्तों उनमें जो लैंपों का क्रम होता है दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि 31 का क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। प्रश्न 32 से, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालन में, संवहन में, विकिरण में, या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 32 में क्या होगा दोस्तों? तो ऊष्मा का जो सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरण है वो विकिरण में होता है। यानी कि 32 में हम लोग ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। न्यूनतम संभवतः ताप है, तो बताइए दोस्तों, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस। डी कह रहा है कि 1 अंश सेल्सियस। तो न्यूनतम जो है संभवतः ताप कितना है दोस्तों? तो -273 डिग्री सेल्सियस है। वही केल्विन में पूछता तो दोस्तों 0 केल्विन हम कह सकते हैं। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती कम, ज्यादा, अपरिवर्तित या आधी। तो 34 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायुमंडल नहीं होगा दोस्तों तो जो दिन की अवधि है वो कम हो जाएगी। प्रश्न 35 हमारा कह रहा है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल। डी कह रहा है कि कोई भी भाग दिखाई नहीं देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो भी दिखाई देता है दोस्तों उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 36 दोस्तों, कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए। डी कह रहा है कि जल से वायु में जाए। तो 36 में क्या करेंगे दोस्तों? तो हम लोग ऑप्शन सी करेंगे, कांच से वायु में जाए। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कांच में वायु संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन, आइसोप्रोपिन, एथिलीन या अमोनिया। तो रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, आइसोप्रोपिन। क्या होगा? तो आइसोप्रोपिन हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें से मिलाया जाता है तांबा, पारा, प्लेटिनम या एल्युमिनियम। तो सोने के आभूषण बनाते समय किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा मिलाने से उसमें थोड़ा सा मजबूती आ जाता है। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, क्या एथिलीन है, एडिपिक अम्ल है, यूरिया है या फॉर्मेल्डिहाइड है? तो नायलॉन बनाने में कौन सा कच्चा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों? तो वो है एडिपिक अम्ल। यानी कि 3 का क्या करेंगे? तो ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मोमबत्ती का जलना है, क्या रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, उपयुक्त दोनों। और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों को बता दें दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इसको भी आप लोग याद जरूर कीजिएगा।
प्रश्न 5 हमारा कह रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या स्ट्रोंशियम। तो क्या होगा दोस्तों? तो बेरियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? क्या ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्ण लेखन, निर्वात आसवन। तो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छा में क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। प्रश्न 7 है हमारा, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछ रहा है दोस्तों। क्या सोना, यूरेनियम, पारा, नियॉन। तो सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा सोना। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा सोना हो जाएगा। पुराने प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए दोस्तों। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भारी जल, डी कह रहा है कि सिरके का अम्ल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होगा दोस्तों? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? ऑप्शन ए कह रहा है क्रोमियम, बी कह रहा है पोटेशियम, सी कह रहा है एल्युमिनियम और डी कह रहा है कि सोडियम। तो कौन सा ऐसा तत्व है दोस्तों जो सभी रंगीन यौगिकों को बनाता है? तो हो जाएगा क्रोमियम, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 9 का ए सही जवाब होगा। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है दोस्तों? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन 10 का क्या करेंगे? तो ए सही जवाब करेंगे। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज या एसिटिक अम्ल। तो किसमें घुल जाता है दोस्तों सोना? तो हो जाएगा क्या हमारा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। किसमें दोस्तों? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सही जवाब हो जाएगा। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दिया सलाई में तो लाल फास्फोरस का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तब ए वाला सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है? क्या क्लोरीन से, अमोनिया से, एसिटिलीन से और डी कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन से। तो क्या होगा सही जवाब इसका दोस्तों? तो एसिटिलीन हो जाएगा, यानी कि 13 का हम लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब करेंगे। ठीक। प्रश्न 14 कह रहा है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? क्या माल्टेज है, जाइमेज होगा, लाइपेज होगा या इरेप्सिन होगा। तो लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है दोस्तों? तो माल्टेज हो जाएगा, यानी कि 14 नंबर का हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है? ब्यूटेन, नाइट्रोलविन, डीडीटी और बी कह रहा है कि टेट्रा एथिल लेड। तो यही दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। टेट्रा एथिल लेड जो है विषैला पदार्थ पेट्रोल में रहता है। शुष्क धुलाई के काम आता है? नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल एल्कोहल, क्लोरोबेंजीन। तो 16 में क्या करेंगे दोस्तों? तो हम ऑप्शन नंबर बी को सही जवाब करेंगे। शुष्क धुलाई किस में आता है? तो बेंजीन के काम में आता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दवा बनाने के काम आता है? बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिक्रिक अम्ल या अम्लराज। तो किसको सहायता से हम लोग दवा बनाने का काम करते हैं दोस्तों? तो 17 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। प्रश्न 18 कह रहा है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर। तो सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है दोस्तों? तो 18 में क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कार्बन के। किसके दोस्तों? तो कार्बन के, यानी कि 18 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? लोहा, प्लेटिनम, एल्यूमिना या जलवास। तो 19 में क्या करेंगे दोस्तों? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग करेंगे, या फी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में हम लोग फी यानी आयरन का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है? रेड लेड, फेरस सल्फेट, ब्लीचिंग पाउडर, डी कह रहा है कि नीला थोथा। तो 20 में क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी फेरस सल्फेट। क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी फेरस सल्फेट के द्वारा हम लोग नीला स्याही बनाने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं? सेलुलोज से, बैकेलाइट से, यूरिया से या डी कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड से। तो 21 में क्या करेंगे दोस्तों? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही जवाब करेंगे, सेलुलोज से। किससे दोस्तों? तो सेलुलोज इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 हमारा नाभिक का आकार होता है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो बताइए दोस्तों कि 22 में क्या हो जाएगा? तो जो 10⁻⁻15 मीटर होता है दोस्तों नाभिक का आकार होता है। किसका दोस्तों? तो नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी। तो अस्थायी कण कौन सा बताएंगे दोस्तों? तो 23 में क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किसी परमाणु के गुण में किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर,
न्यूट्रॉनों की संख्या पर, और डी कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर उसके, यानी कि क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। किसी परमाणु का जो गुण है वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। प्रश्न 25 कह रहा है किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, B12, विटामिन B6, विटामिन B2। 25 नंबर बताइए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, विटामिन B12 जिसे कोबालमिन भी बोलते हैं, साइनोकोबालमिन, उसका रासायनिक नाम है, उसको कौन सा रंग होता है दोस्तों, तो गुलाबी रंग का होता है। सबसे हल्की धातु है पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या एल्युमिनियम। तो 26 में क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे हल्की धातु कौन है, तो लाइटेस्ट है मेटल, तो है लिथियम। 27 वसा विलेय होते हैं जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मिट्टी के तेल में, नाइट्रिक अम्ल में। तो वसा किस में विलेय होते हैं दोस्तों, तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एस्पिरिन बनाई जाती है एसिटिक अम्ल से, थाइलिक अम्ल से, ऑक्सैलिक अम्ल से या नाइट्रिक अम्ल से। 28, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो थाइलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। एसिटिक अम्ल, टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमेथेन, सी कह रहा है स्कॉर्बिक अम्ल, डी कह रहा है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो 29 नंबर में हम क्या करेंगे, तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सबसे भारी धातु है लिथियम, ओस्मियम, आयरन, और डी क्या कह रहा है कि सिल्वर। तो बताइए दोस्तों कि 30 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे भारी धातु कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ओस्मियम। सबसे हल्का पूछेगा दोस्तों तो हम लोग लिथियम को जवाब करेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है। क्या एडवर्ड जेनर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, बॉक्समैन है या चैडविक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, तो 31 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, बॉक्समैन। क्या होगा दोस्तों, तो 31 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, बॉक्समैन। जल का शुद्धिकरण किया जाता है अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा या ऑक्सीजन के द्वारा। तो जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते होंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जल का जो शुद्धिकरण है वो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है सोडियम, लिथियम, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो 33 में तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो फ्लोरीन सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में, लखनऊ में, पुणे में या कलकत्ता में। तो रासायनिक प्रयोगशाला प्रश्न नंबर 34 तो कहाँ पर है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, पूना। क्या होगा दोस्तों, तो पूना इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रियान का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरल या DTE। तो जो फ्रियान का रासायनिक नाम दोस्तों CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, फ्रियान का रासायनिक नाम तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है दोस्तों कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है। एथिलीन का है, स्टाइटिन का, ब्यूटाडाइन का या टेट्राफ्लोरोएथीन का है। प्रश्न नंबर 36 तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से जवाब हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथीन। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि संश्लेषित रेशा है रेयान, रेशम, सेलुलोज या डी कह रहा है कि ऊन। तो संश्लेषित रेशा पूछा है दोस्तों, तो क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन ए से जवाब करेंगे, रेयान। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, डी कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, और डी कह रहा है कि आसवन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 39 नंबर का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर का बी वाला वाष्पीकरण के द्वारा जल